अरे अंतरिक्ष एक्सप्लोरर्स, क्यूरियस फैमिली के साथ एक और आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एडवेंचर में आपका स्वागत है। आज हम अंतरिक्ष के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझाने के लिए उड़ान भर रहे हैं। धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों में क्या अंतर है? बकल अप, क्योंकि हम इन सेलेस्टियल वॉन्डरर्स के बारे में सबसे कूल, वियर्डेस्ट और सबसे एक्सप्लोसिव फैक्ट्स में डाइव कर रहे हैं। चलो काउंटडाउन शुरू करें। 3, 2, 1, ब्लास्ट ऑफ। सबसे पहले चलो क्षुद्र ग्रहों के बारे में बात करते हैं। ये अर्ली सोलर सिस्टम के कॉस्मिक लेफ्टओवर्स की तरह हैं। वो रबल जो प्लैनेट स्टेटस तक कभी नहीं पहुंच पाया। मंगल और बृहस्पति के बीच लटका हुआ ये कोलोसल जंकयार्ड लाखों रॉकी फ्रैगमेंट से भरा हुआ है। हर एक की अपनी कहानी है। कुछ क्षुद्र ग्रह जायंट बोल्डर्स जैसे होते हैं जो रॉक डस्ट और अदर प्राइमोर्डियल मटेरियल से बने होते हैं। दूसरे प्रैक्टिकली मेटालिक ट्रेजर चेस्ट्स होते हैं जो आयरन और निकल से भरे होते हैं, वही स्टफ जो अर्थ स्कोर बनाता है। सबसे बड़ा जो हमने पाया है सीरीज इतना मैसिव है कि उसे ड्वार्फ प्लैनेट का प्रमोशन मिल गया है। अब चलो सेलेस्टियल आइसबर्ग्स धूमकेतुओं पर नजर डालते हैं। अपने रॉकी कजिन्स के विपरीत धूमकेतु सिर्फ डस्ट और स्टोन से संतुष्ट नहीं होते हैं। ये कॉस्मिक स्नोबॉल्स, फ्रोजन वाटर, डस्ट और गैस के आइसी कंकॉक्शंस हैं जो बिलियंस ऑफ इयर्स अगो हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के रेमिनेंट्स हैं। जब एक धूमकेतु सूर्य के करीब जाता है तो यह एक डैजलिंग शो करता है। सूर्य की गर्मी बर्फ को वेपोराइज करती है, जिससे एक ग्लोइंग हेलो बनता है जिसे कोमा कहते हैं। और अक्सर एक नहीं बल्कि दो मैग्निफिसेंट टेल्स, एक डस्ट टेल और एक आयन टेल जो मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स तक स्ट्रेच कर सकती है। तो हमारे पास क्षुद्र ग्रह हैं, अर्ली सोलर सिस्टम के टफ रगेड सर्वाइवर्स जो अपने सेलेस्टियल जंकयार्ड में रहने से खुश हैं। और फिर हमारे पास धूमकेतु हैं, सोलर सिस्टम के आउटर रीचेस के आइसी एनिग्मास जो सूर्य के साथ डांस करते हुए डैजलिंग डिस्प्लेस करते हैं। एक बॉक्सिंग मैच की कल्पना करो, क्षुद्र ग्रह वर्सेस धूमकेतु। एक कॉर्नर में हमारे पास क्षुद्र ग्रह है, एक सॉलिड कंटेंडर रॉक और मेटल का पंच पैक करता हुआ। दूसरे कॉर्नर में हमारे पास धूमकेतु है, एक मोर एक्सेंट्रिक फाइटर, अपने ग्लोइंग कोमा और टेल के साथ डैजलिंग, लेकिन शायद अपने आईसी कंपोजिशन के कारण थोड़ा मोर फ्रैजाइल। अब उस क्वेश्चन के लिए जो शायद आपको रात में जगाए रखता है, क्या होता है जब ये सेलेस्टियल वॉन्डरर्स पृथ्वी पर विजिट करने का डिसाइड करते हैं? खैर, इंपैक्ट के टाइम इनहैबिटेंट्स के लिए यह अच्छी खबर नहीं है। हमारा मानना है कि 66 मिलियन ईयर्स अगो माउंट एवरेस्ट के साइज का एक मैसिव क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया था, जिससे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स शुरू हुए, जिसके कारण डायनासोर्स का डाउनफॉल हुआ। और अगर एक धूमकेतु टकराता है, उनकी इनक्रेडिबल स्पीड्स और उनके वॉलेटाइल आइसिस के कारण इंपैक्ट और भी डेवास्टेटिंग हो सकता है। लेकिन डरो मत इंट्रेपिड एक्सप्लोरर्स, वैज्ञानिक लगातार स्काइज को स्कैन कर रहे हैं, इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर रहे हैं और किसी भी पोटेंशियल थ्रेट्स को डिफ्लेक्ट करने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। पूरे इतिहास में कुछ धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों ने कॉस्मिक सेलिब्रिटी स्टेटस हासिल किया है। उदाहरण के लिए हैलीज कॉमेट को लें। यह सेलेस्टियल शोमैन हर 76 इयर्स में हमारे स्काइज को ग्रेस करता है, हमारे सोलर सिस्टम के क्लॉकवर्क प्रिसिजन का एक सेलेस्टियल रिमाइंडर। फिर शूमेकर लेवी 9 है, एक धूमकेतु जो 1994 में बृहस्पति से टकराया, जिससे गैस जायंट पर स्कार्स बन गए जो अर्थ से भी दिखाई दे रहे थे। और बेनू को मत भूलना, एक नियर अर्थ एस्टेरॉइड जिसके साथ नासा ने अप क्लोज एंड पर्सनल होने का फैसला किया, एक स्पेसक्राफ्ट भेजकर एक सैंपल कलेक्ट करने और उसे अर्थ पर वापस लाने के लिए। हमने डिस्टेंट प्लैनेट्स पर प्रोब्स, मार्स पर रोवर्स और यहां तक कि मून पर ह्यूमंस भेजे हैं। तो क्या हम क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं पर जा सकते हैं? जवाब है हां। नासा का ओसाइरिस रेक्स मिशन क्षुद्र ग्रह बेनू पर उतरा, उसकी सरफेस का एक सैंपल लिया और उसे अर्थ पर वापस ले आया। कितना कूल है। हम एक क्षुद्र ग्रह के पीसेस को अपने हाथों में पकड़ने की बात कर रहे हैं। वाह, हमने एस्टेरॉइड बेल्ट से ओट क्लाउड तक का सफर तय किया है, कॉस्मिक लेफ्टओवर्स और आईसी वॉन्डरर्स का सामना किया है और यहां तक कि एक क्षुद्र ग्रह पर भी उतरे हैं। चलो रिकैप करते हैं। क्षुद्र ग्रह रगड सर्वाइवर्स ज्यादातर एस्टेरॉइड बेल्ट में रहते हैं, जबकि धूमकेतु आईसी परफॉर्मर्स सूर्य के पास आने पर एक शो करते हैं। हमने सीखा है कि इनमें से कुछ स्पेस रॉक्स ने पास्ट में अर्थ का दौरा किया है, ड्रामेटिक कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। लेकिन डरो मत, वैज्ञानिक इस केस पर हैं। और सबसे एक्साइटिंग पार्ट, हम इन फैसिनेटिंग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में और जानने के लिए स्पेसक्राफ्ट भेज रहे हैं, यहां तक कि सैंपल्स भी कलेक्ट कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप नाइट स्काई की ओर देखें
तो याद रखें कि लाइट के वो छोटे छोटे पॉइंट्स सिर्फ स्टार्स नहीं हैं। कुछ क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु हो सकते हैं, प्रत्येक की अपनी कहानी है। अगर आपको चुनना होता तो आप किस पर राइड करना पसंद करते? एक धूमकेतु पर उसकी ग्लोइंग टेल और इनक्रेडिबल स्पीड के साथ, या एक क्षुद्र ग्रह एक्सप्लोर करना हमारे सोलर सिस्टम के डॉन का एक रेलिक? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और लाइक सब्सक्राइब। कभी रात को आसमान में टिमटिमाते तारों को देखा है और सोचा है कि ये क्या है? इनमें से कुछ तो स्टार्स हैं, जलती हुई गैस के बड़े बड़े गोले, लेकिन कुछ अलग होते हैं। वो छोटे होते हैं और असल में हमारे सूरज के चारों ओर घूमने वाले बड़े बड़े पत्थर होते हैं। हम इन स्पेस रॉक्स को एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स कहते हैं। तैयार हो जाओ स्पेस कैडेट्स, क्योंकि अब हम एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स की दुनिया एक्सप्लोर करने वाले हैं। एस्टेरॉइड्स अंतरिक्ष में बड़े बड़े पत्थरों जैसे होते हैं। ये बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले प्लैनेट्स बनने के समय के बचे हुए टुकड़े होते हैं। सोचो, एक बड़ा सा कंस्ट्रक्शन साइट है जहां बहुत सारे पत्थर यूं ही पड़े हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट भी कुछ ऐसा ही होता है। ये रॉकी बॉडीज अलग अलग शेप्स और साइजेस के होते हैं, कुछ कार जितने छोटे तो कुछ सैकड़ों माइल्स चौड़े। ज्यादातर एस्टेरॉइड्स एक बड़े से डोनट शेप्ड एरिया में रहते हैं, जिसे एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। ये मार्स और जुपिटर के बीच एक जायंट कॉस्मिक रेस ट्रैक जैसा है। मिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड्स इस बेल्ट में सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, स्पेसक्राफ्ट उन्हें डॉज करने में माहिर होते हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट का सबसे बड़ा एस्टेरॉइड सीरीज है। ये इतना बड़ा है कि इसे ड्वार्फ प्लैनेट भी कहते हैं। अब बात करते हैं कॉमेट्स की। कॉमेट्स कॉस्मिक स्नोबॉल्स जैसे होते हैं। ये आइस, डस्ट और रॉक से बने होते हैं। ये अंतरिक्ष में घूमते हुए जायंट डर्टी स्नोबॉल्स जैसे हैं। तुम जानते हो ना, स्नोबॉल्स में कभी कभी मिट्टी के कण होते हैं। कॉमेट्स भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन उनमें रॉक्स और दूसरी चीजें भी मिक्स्ड होती हैं। सेक्शन 5, कॉमेट टेल्स। कितने कूल हैं ये। यहीं से कॉमेट्स और भी ज्यादा ऑसम हो जाते हैं। जब कोई कॉमेट सूरज के पास आता है तो उसकी आइस पिघलने लगती है और वेपराइज होने लगती है। इससे एक सुंदर ग्लोइंग टेल बनती है जो मिलियंस ऑफ माइल्स तक फैल सकती है। ये कॉमेट के पीछे एक कॉस्मिक काइट टेल जैसी होती है। टेल हमेशा सूरज से दूर होती है, चाहे कॉमेट किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो। सेक्शन 6, एस्टेरॉइड्स वर्सेस कॉमेट्स, द शोडाउन। तो आप एस्टेरॉइड और कॉमेट में कैसे फर्क कर सकते हैं? एस्टेरॉइड्स रॉकी होते हैं और आमतौर पर उनकी टेल्स नहीं होती। कॉमेट्स आइसी होते हैं और सूरज के पास आने पर उनकी ऑसम टेल्स होती हैं। ऐसे समझो, एस्टेरॉइड्स पत्थर जैसे हैं और कॉमेट्स ग्लोइंग टेल्स वाले जायंट मेल्टिंग स्नोबॉल्स जैसे। सेक्शन 7, ये कहां से आते हैं? हम जानते हैं कि ज्यादातर एस्टेरॉइड्स एस्टेरॉइड बेल्ट में रहते हैं, लेकिन कॉमेट्स कहां से आते हैं? ये हमारे सोलर सिस्टम में बहुत दूर से आते हैं, बहुत ठंडे और आइसी प्लेसेस से, जिन्हें कीपर बेल्ट और ओट क्लाउड कहते हैं। ये एक जायंट कॉस्मिक फ्रीजर जैसा है, जहां ये आइसी वॉन्डरर्स तब तक रहते हैं जब तक वो सूरज की तरफ जाने का डिसाइड नहीं कर लेते। सेक्शन 8, स्पेस डेंजर। अब आप सोच रहे होंगे, अगर कोई एस्टेरॉइड या कॉमेट धरती से टकरा जाए तो क्या होगा? यह बहुत अच्छा सवाल है। यह सच है कि बड़े स्पेस रॉक्स पहले धरती से टकरा चुके हैं। डायनासोर्स के साथ यही हुआ था। लेकिन चिंता मत करो, साइंटिस्ट बहुत स्मार्ट हैं और हमेशा आसमान पर नजर रखते हैं। उनके पास टेलीस्कोप्स और सैटेलाइट्स हैं जो उन एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स को ट्रैक करने में हेल्प करते हैं। साथ ही वो ऐसे तरीके खोज रहे हैं जिनसे हमारी तरफ आने वाले किसी भी स्पेस रॉक को डिफ्लेक्ट किया जा सके। इसलिए हम सुपर सेफ हैं। सेक्शन 9, एक्सप्लोर करते रहो। तो बस यही है। एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों के कॉस्मिक मैसेंजर्स जैसे हैं। ये हमें प्लैनेट्स कैसे बने और हमारा कॉस्मिक नेबरहुड किससे बना है, इसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें तो उन अमेजिंग स्पेस रॉक्स को याद रखें जो चारों ओर घूम रहे हैं, और हमारे इनक्रेडिबल यूनिवर्स के वंडर्स को एक्सप्लोर करते रहें।